आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 3। पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर 2 और उससे पिछले में ऑर्डर 1 पढ़ा था। ऑर्डर 1 के अंदर था कि पार्टीज़ कौन हो सकती हैं। ऑर्डर 2 के अंदर होता है कि जब पार्टीज़ बना ली तो हमने सूट को कैसे फ्रेम करना है। आज के ऑर्डर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिकग्नाइज्ड एजेंट क्या होते हैं और प्लीडर क्या होते हैं, यानी कि एजेंट्स कौन होते हैं, प्लीडर कौन होते हैं, कौन वकील बन सकता है, कौन मुख्तार ख़ास बन सकता है, समन किसके ऊपर जाएगा, क्या पावर्स होंगी, एजेंट की क्या पावर्स होंगी, एजेंट क्या कर सकता है, वकील की क्या पावर्स होंगी, वकील क्या कर सकता है, कौन वकील अपॉइंट हो सकता है, किस तरह हो सकता है, कब तक हो सकता है। ये सारी बातें आज के इस ऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। इसके 6 रूल्स हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल 1। तो रूल 1 ये कहता है कि अगर किसी कानून ने किसी बंदे को इजाज़त दी है कि वो अदालत में अपीयर भी हो सकता है, एक्ट भी कर सकता है और अप्लाई भी कर सकता है, तो वो अपने बिहाफ पर किसी और के ज़रिए, यानी कि एजेंट के ज़रिए या प्लीडर के ज़रिए भी फिर अप्लाई भी कर सकता है, हाज़िर भी हो सकता है और एक्ट भी कर सकता है, अगर किसी और राइजुल वक्त कानून में मना नहीं किया गया तो। यानी कि इसके बाद का मतलब ये है कि अदालत में 3 तरीके से हाज़िरी हो सकती है, असालतन, मुख्तारन और वकालतन। यानी कि कोई बंदा जिसको हक है ख़ुद प्लीड अपेयर होने का, एक्ट करने का और अप्लाई करने का, तो वो अपनी जगह उसका एजेंट भी कर सकता है और उसका प्लीडर भी कर सकता है। लेकिन फिर प्रोवाइज़ो है कि अगर अदालत ने कह दिया कि नहीं, उसने लाजमन इन पर्सन अपेयर ख़ुद होना है, तो फिर वो ख़ुद इन पर्सन अपेयर होगा। अब यहाँ पर 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, अपेयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट। अपेयरेंस का क्या मतलब है? अपेयरेंस का मतलब है टू अपीयर, टू रिप्रेजेंट, यानी कि अपीयर होना या किसी और को रिप्रेजेंट करना मुख्तलिफ लिटिगेशन की स्टेजेस पर। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अप्लाई और एक्ट। अप्लाई और एक्ट का मतलब यह है कि अदालत के सामने अपना दावा रखने के लिए कोई स्टेप उठाना, यानी कि कोई एप्लीकेशन देना, कोई सूट फाइल करना, कोई अपील करना, तो ये सारे काम एजेंट भी कर सकता है, लेकिन प्लीड नहीं कर सकता। एक्ट और एप्लीकेशन प्लीडिंग के मानों में नहीं आएंगे। प्लीडिंग का हक एजेंट के पास बिल्कुल नहीं है। प्लीडिंग का हक सिर्फ़ और सिर्फ वकील के पास है, प्लीडर के पास है और रूल 4 के तहत उसको मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्लीडर को कैसे वो हक मिलता है। तो प्लीडिंग में होता क्या है, प्लीडिंग किसको कहते हैं? अदालती फैसलों के मुताबिक प्लीडिंग से मुराद राइट ऑफ ऑडियंस, राइट टू एड्रेस एंड राइट टू एग्जामिन विटनेस एंड क्रॉस एग्जामिन दी विटनेसेस, यानी कि अदालत को सुनना, अदालत में बोलना और अदालत में गवाहान के बयानात और जरा करना, इसको कहते हैं प्लीडिंग। तो ये रिकग्नाइज्ड एजेंट के पास हक नहीं है। तो आगे हम रूल 2 के अंदर मज़ीद पढ़ते हैं कि एजेंट क्या होता है, और रूल 4 के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं प्लीडर क्या होता है और एजेंट और प्लीडर के पास और मज़ीद क्या इख्तियारात हैं। तो आगे हम रूल 2 के अंदर वो बताता है कि रिकग्नाइज्ड एजेंट क्या होता है। रिकग्नाइज्ड एजेंट उसे कहते हैं कि जिसको पावर ऑफ अटारनी देकर उस बंदे ने अपना मुख्तार बना लिया है, मुख्तार ख़ास बना लिया है कि आप मेरी जगह अदालत में हाज़िर भी हो सकते हैं, एक्ट भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एक तो वो जिसको पावर ऑफ अटारनी मिल गया। दूसरा वो बंदा कि एक बंदे के ऊपर केस है, यानी कि उसका इस अदालत में केस चल रहा है और वो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, इससे बाहर रहता है, लेकिन इस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर उसका बिज़नेस है और वो बिज़नेस कोई बंदा कैरी कर रहा है। तो वो जो बंदा उसका यहाँ पर बिज़नेस कैरी कर रहा है और इसने कोई और रिकग्नाइज्ड एजेंट भी इस काम के लिए नहीं बनाया अदालत में पेश होने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा पावर ऑफ अटारनी वाला, कोई पावर ऑफ अटारनी वाला एक एजेंट भी इसने नहीं बनाया, तो यहाँ पर जो इसका बंदा बिज़नेस कैरी कर रहा है वो इसका एजेंट शुमार होगा और वो अदालत में इसकी जगह अपीयर भी हो सकता है, एक्ट भी कर सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। तो कौन से 2 बंदे? एक तो जिसको पावर ऑफ अटारनी देकर एजेंट बना दिया गया, दूसरा जो उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में रहता है, बिज़नेस कैरी करता है, उस बंदे का बिज़नेस जिसका अदालत में केस है और वो ख़ुद उस अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, तो फिर वो और कोई और एजेंट भी नहीं बनाया गया, तो फिर ये बंदा एजेंट शुमार होगा और ये अदालत के अंदर उसकी जगह अपीयर, एक्ट और एप्लीकेशन कर सकता है। इसके बाद ये जो अथॉरिटी है राइटिंग में होनी चाहिए, स्पेशल भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, जैसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटारनी या जनरल पावर ऑफ अटारनी कहते हैं। बेसिकली ये मुख्तार ख़ास होता है, हम मुख्तियारनामे के ज़रिए अपना मुख्तार बनाते हैं और ये हमारा मुख्तार ख़ास होता है और इसके पास हमारी तरफ से पावर होती है कि ये हमारे बिहाफ पर कोई काउंसिल भी अपॉइंट कर सकता है, कोई एडमिशन भी कर सकता है, कोई कन्फेशन भी कर सकता है, कोई कंसेशन भी कर सकता है, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन की तरफ भी भेज सकता है, ये सारे काम कर सकता है, लेकिन इसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए।
लेकिन ये विदड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि प्रिंसिपल की कंसेंट ना हो। और अगर इनके जो अभी बातें की हैं इन एक्ट्स के ऊपर भी प्रिंसिपल को एतराज़ है कि नहीं मैंने इस काम के लिए तो इसको अथॉरिटी दी ही नहीं है, तो फिर उसने भी ये ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर उठाना है। नहीं तो फिर उसका ऐसा समझा जाएगा कि ये राइट वेव हो चुका है और उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर अगर उसको कोई एतराज़ है और अदालत में अगर साबित कर देता है तो अदालत इसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में उसको रिलीव दे सकती है, प्रिंसिपल को रिलीव दे सकती है। और जो बंदा बिजनेस कैरी करता है उससे मुराद कोई आम सेल्समैन नहीं होगा, यानी कि कोई मैनेजर होना चाहिए। तो वो अगर इसका बिजनेस कैरी करता है तो वो रिकग्नाइज्ड एजेंट बन सकता है। और ये बात आर्टिकल 31 की 100 के अंदर भी बताई गई है कि कोई एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर जिसको अथॉरिटी हासिल है कोई एडमिशन करता है तो वो एडमिशन उसका वैलिड होगा और वो उसका एडमिशन सही तस्वर किया जाएगा। ये हम कानून शहादत के अंदर भी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है जी रूल 3 के अंदर वो बताता है कि अगर कोई एजेंट के ऊपर प्रोसेस सर्व हो गया, यानी कि कोई समन नोटिस वारंट अगर एजेंट के ऊपर सर्व होता है, तो अगर अदालत कोई और डायरेक्शंस नहीं देती तो इसका मतलब यही होगा कि ये उस बंदे के ऊपर इन पर्सन सर्व हो गया है जो सूट की पार्टी है, जो फरीक मुकदमा है, यानी कि जिसका अपना सूट है। और रूल सब क्लास 2 में वो कहता है कि जो प्रोविजंस उस इन पर्सन यानी कि उस पार्टी के लिए होंगी, एजेंट के लिए भी वही प्रोविजंस यूज़ होगी। यानी कि जो तरीकाकार उसको समन करने का है इसको भी समन करने का वही तरीकाकार है। समन के ऊपर पूरा एक ऑर्डर 5 है, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है कि दोनों के लिए एक ही प्रोविजंस इस्तेमाल होंगी। उसके बाद है जी रूल 4 के अंदर वो बताता है कि कोई भी बंदा किसी के लिए वकील नहीं बन सकता जब तक कि उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के ज़रिए वकील ना बना दिया गया हो और उसके ऊपर उस पार्टी के दस्तखत या उसके एजेंट के दस्तखत या उसके जिसको उसने इस काम के लिए अपॉइंट किया है पावर ऑफ अटॉर्नी देकर उसके ज़रिए उसके दस्तखत नहीं होंगे तब तक वो वकील नहीं बन सकता। बेसिकली ये बात हो रही है वकालतनामे की। ये ही प्रोविज़न है जिसकी वजह से हम अदालत में अपना वकालतनामा देते हैं सूट के साथ। तो अगर किसी वकील का वकालतनामा नहीं है तो वो अदालत में एक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो सिर्फ अपीयर हो रहा है या सिर्फ ना एक्ट के लिए ना प्लीडिंग के लिए, तो फिर उसके वकालतनामे की ज़रूरत नहीं है। अपेयरेंस के लिए सिर्फ वो हाज़िर हो सकता है। अगर उसने प्लीड करना है, एक्ट करना है, तो उसका वकालतनामा ज़रूरी है। जब तक वकालतनामा नहीं होगा ये वैलिड नहीं होगा। उसके बाद अगर वकालतनामा पहले स्टेज पर नहीं देता या वकालतनामे के अंदर डिफेक्ट है या कोई ओमिशन हो गया तो इसको सब्सिक्वेंट स्टेजेस पर ठीक किया जा सकता है और वो जो क्लाइंट है वो ख़ुद भी ये रेक्टिफाई भी कर सकता है उसके एक्ट से। उसके बाद जो वकील किसी का वकील बन जाता है किसी क्लाइंट का, तो उसके पास इम्प्लाइडली अथॉरिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जो भी उसको बेहतर लगता है वो कर सकता है। वो केस पे कंप्रोमाइज़ भी कर सकता है, वो विदड्रॉ भी कर सकता है, वो सेटल भी कर सकता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। वो किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर एडमिशन भी कर सकता है, लेकिन एरेनियस क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, मिस एप्रीहेंशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए और एरेनियस क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर वो एजेंट क्लाइंट कह देता है कि नहीं मुझे इस बात की मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी, तो फिर अदालत उसको रिलीफ दे सकती है इस अपने काउंसिल के एक्ट के ऊपर। लेकिन उसने भी फिर बताना है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो ये अगर वकील को कोई प्रॉपर और फेयर फ़ीस देने के बाद भी वो वकील नहीं बन रहा तो ये उसका एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाता है। इसी तरह अगर उसका केस के अंदर इंटरेस्ट है या उसका वो केस के अंदर विटनेस है तो फिर वो वकील नहीं बन सकता। फिर उसको उस केस से विड्रा करना पड़ेगा और विड्रा करने के बाद चाहे उसके पास पेपर्स भी नहीं हैं केस के, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की बिना पर वो अदालत में अपीयर होने का बाउंड है जब तक कि दूसरा वकील अपॉइंट नहीं होता। और जब उसका क्लाइंट दूसरा वकील अपॉइंट कर लेता है तो इसने फिर कम्युनिकेशंस जो इसकी और उसके क्लाइंट के दरमियान हुई हैं वो भी इसने किसी को नहीं बतानी। ये हम QSO के अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ये बाकायदा अदालत में गवाही के तौर पर भी नहीं बता सकता। उसके बाद ये वकालतनामा जो होगा ये उस बंदे के साइन भी होंगे और उसकी तरफ से एक अथॉरिटी होगी वकील साहब को, और फिर ये अदालत में जमा भी कराना है। और फिर ये इन्फोर्स कब तक रहेगा? जब तक दोनों में से किसी की डेथ नहीं हो जाती या फिर केस की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होती। अगर वकील की डेथ हो जाती है तो अदालत पार्टी को कह देगी कि आपकी वकील की डेथ हो गई, आप नया वकालतनामा ले आएँ और नया वकील लें। इसी तरह अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स मौजूद होती है, तो अदालत उनको बुला कर कहेगी कि आप
का जो फरीक मुकदमा था वो फौत हो गया है। अब आप में से कौन इस केस को आगे प्रोसीड करेगा, और आप अगर उसी वकील को रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, दूसरा रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप जाकर नया वकालतनामा लेकर आएँ। तो नया वकालतनामा फिर लाया जाता है। और इसके बाद वो सब क्लास 3 के अंदर कहता है कि इस वकालतनामे के ऊपर ये सारे काम हो सकते हैं, यानी कि इनके लिए दूसरा वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई दरख्वास्त है, कोई अपील है, कोई रेस्टिट्यूशन की दरख्वास्त है 144 की, कोई 152 की क्लरिकल मिस्टेक की दरख्वास्त है, एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त है, ऑर्डर 9 रूल 8 की दरख्वास्त है, ऑर्डर 9 रूल 13 की दरख्वास्त है, या कोई रिवीजन है, कोई रिव्यू है, या कोई केस ट्रांसफ़र करना है, तो इन सब के लिए कोई और वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये सारी वो प्रोसीडिंग्स है जो ऊपर वाले सब सेक्शन के अंदर डिस्कस हुई कि जब तक प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हो रही, तो जब तक ये सारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती आप दूसरा वकालतनामा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि अगर कोई बंदा जो वकील को अपॉइंट कर रहा है वो अनपढ़ है, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकता और अपने उसके ऊपर दस्तखत भी नहीं कर सकता, तो फिर कैसे वो अपॉइंट करेगा? फिर उसके लिए अटेस्टेशन होगी। फिर अटेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट पावर जनरल या स्पेसिफिक जनरल ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्शन दे सकती है कि ये बंदा जो होगा ये इसको अटेस्ट करेगा और ये वैलिड फिर समझा जाएगा। उसके बाद है जी इसका सब क्लास 5 के अंदर वो बताता है कि अगर किसी वकील को सिर्फ प्लीडिंग के लिए अपॉइंट किया गया है तो वो तब तक प्लीडिंग नहीं कर सकता जब तक कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस नहीं देगा। प्लीडिंग से मुराद, अभी हमने रूल 1 के अंदर प्लीडिंग से मुराद पढ़ी है, प्लीडिंग से मुराद है कि सारे काम जो एक वकील कर सकता है, या प्लीडिंग से मुराद सारे काम हैं जो एक वकील कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर प्लीडिंग के लिए किसी को अपॉइंट किया है तो जब तक मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस नहीं देगा वो नहीं कर सकता। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस ये होता है कि ये हम वकालतनामा से पहले जमा कराते हैं। हमें हमारे क्लाइंट ने कॉल की कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, डिस्ट्रिक्ट से बाहर हूँ, मैं अदालत में अपीयर नहीं हो सकता, आप मेरी जगह अपीयर हो जाएं वरना मेरा राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा या मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो जाएगा। तो हम अदालत में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम फ़लाँ की तरफ से आए हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दे देते हैं, उसके ऊपर उन पार्टीज़ के नाम लिख देते हैं, जिसने हमें अपॉइंट किया उसका नाम लिख देते हैं, और हम जिसकी तरफ से हैं उसका नाम लिख कर अपने साइन करके जमा करा देते हैं कि ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस है, मीमो ऑफ अपीयरेंस है, अगली तारीख पर हम वकालतनामा दे देंगे। तो ये बेसिकली ये होता है। उसके बाद इसके प्रोवाइज़ो के अंदर वो बताता है कि अगर कोई वकील अपनी बिहाफ पर किसी दूसरे वकील को कोई वकील पार्टीज़ की बिहाफ पर किसी दूसरे वकील को अपॉइंट करता है तो फिर उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक केस लॉ है, उसके अंदर डिटेल से बताया गया है कि कोई वकील अगर किसी और वकील को पार्टीज़ की बिहाफ पर अपॉइंट करता है तो उसके लिए ना तो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस की ज़रूरत है ना वकालतनामा की ज़रूरत है। तो हम जो अपने सीनियर्स की जगह अदालत में अपीयर हो जाते हैं, एक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, प्लीड कर लेते हैं, तो हमें इस रूल के तहत इख्तियार हासिल है, तो ये हमें पावर देता है। इस केस लॉ के अंदर यही डिस्कस किया गया है। केस लॉ है जी 1998 SCMR पेज नंबर 2381 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाब बेबी वर्सेस अलारिता। इस केस के अंदर यह होता है कि पार्टी देती है अदालत में एप्लीकेशन रिटन स्टेटमेंट को अमेंड करने की। उसके बाद एक वकील साहब आ जाते हैं जो उस पार्टी के वकील साहब के बेटे होते हैं और वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाए, यानी कि विड्रॉल की एप्लीकेशन। तो वो अदालत इनकी इस स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेशन को विड्रॉल कर लेती है। वो पार्टी दोबारा क्या करती है, उस वालिद साहब के ज़रिए एक रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल कराती है अदालत के अंदर कि आप अदालत को कहें कि आप अपने इस फैसले को रिव्यू करें, हमने तो इसको अपॉइंट ही नहीं किया, इस आपके बेटे के पास तो हमारा वकालतनामा भी नहीं है और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस भी नहीं है, इसकी स्टेटमेंट हमारे ऊपर बाइंडिंग कैसे हो सकती है। तो अदालत ने, तो मुखालिफ पार्टी ने रेजिस्ट किया, अदालत ने इसको डिसमिस कर दिया। वो सेटिस्फाई नहीं हुए, वो रिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चल गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी पिछली अदालत के फैसले को यही हेल्ड किया कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल फैसला ठीक किया है, जो प्लीडर ड्यूली अपॉइंटेड है पार्टी की तरफ से, वो पार्टी की बिहाफ पर किसी और प्लीडर को अपॉइंट करता है तो उसके लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि जो रिव्यू एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में वकील साहब ने दी है उसके अंदर उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मेरे बेटे को अथॉरिटी नहीं दी थी, या उनके बेटे ने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी कहीं नहीं लिखा कि मेरे वालिद की तरफ से मुझे अथॉरिटी नहीं थी, तो ये फैसला ठीक है। वो इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुए, वो फिर रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया कि जो पार्टी किसी प्लीडर को ड्यूली अपॉइंट करती है वकालतनामे के ज़रिए, तो वो साथ में उसको अथॉरिटी और इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आप किसी और वकील को अपॉइंट कर सकते हैं हमारी बिहाफ पर और उसका फ़ैसला हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ये अदालत ने हेल्ड किया और कहा कि पिछली दोनों अदालतों के फ़ैसले जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर हमें इस केस लॉ से ये पता चलता है कि रूल 4 की सब क्लास 5 की प्रोवाइज़ो हमें ये पावर दे रही है
कि अगर हम किसी अपने सीनियर के बिहाफ पर या अपने वालिद साहब के बिहाफ पर जो वकील हैं और हम भी वकील हैं तो अपॉइंट भी हो, अपीयर भी हो सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, एक्ट भी कर सकते हैं और प्लीड भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे ना तो वकालतनामे की ज़रूरत है और ना ही मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस की ज़रूरत है, तो वो इस केस लॉ में बता दिया गया है। तो ये था जी रूल 4। उसके बाद जी रूल 5 के अंदर वो बताता है कि अगर कोई सर्विस या कोई प्रोसेस, कोई समन, कोई नोटिस, कोई वारंट किसी वकील साहब के ऊपर आता है उस पार्टी के लिए, चाहे वो उस पार्टी के लिए इन पर्सन अपीयरेंस होने के लिए है या नहीं है, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो उस पार्टी को पर्सनली आ गया है और उसकी ऐसी हैसियत होगी जैसे कि वो उस पार्टी को ख़ुद मिला हो। यानी कि अगर वकील साहब को कोई नोटिस आ गया तो ये एनफ होगा, ऐसा समझा जाएगा कि वो उस पार्टी को आ गया है। उसके बाद रूल 6 के अंदर बताया गया है कि जो हमने रूल 2 के अंदर रिकग्नाइज्ड एजेंट पढ़ा है उसके अलावा, वो एजेंट नहीं, उसके अलावा कोई और एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। किस लिए? सिर्फ समन के लिए। समन को रिसीव करने के लिए कोई और एजेंट भी अपॉइंट किया जा सकता है रूल 2 वाले एजेंट के अलावा। तो कहता है कि जो अदालत के जुरिस्डिक्शन के अंदर भी रहता हो और फिर ये राइटिंग में भी होना चाहिए ये अथॉरिटी उसके पास। स्पेशल भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। अगर जनरल है तो फिर लाजमी अदालत में उसको फाइल भी करना होगा। और इसके साथ क्लास 3 भी है, कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है। हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है कि अदालत किसी भी स्टेज के ऊपर जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई एजेंट नहीं है सर्विस को यानी कि समन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अदालत ख़ुद अपने मोशन के ऊपर भी, अदालत की पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर भी एक टाइम दे देगी और उस टाइम के अंदर उस बंदे को अपॉइंट करना लाजमी होगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 3 के ऊपर। उम्मीद है कि आपके इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डर 4 और 4A। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।